चलो, so good morning all. Shall we start? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू हम लोग पढ़ चुके हैं. एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. हैव यू कंप्लीटेड इट? हैव यू कंप्लीटेड इट? नो? यस? थोड़ा थोड़ा. ये कुछ नया लाया हो. चलो, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9 था ना? यस. हैव यू कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन? अरे कुछ तो बोलो. हाँ ना. क्या हुआ? आज सुबह सुबह भूख लगी है क्या? नहीं. चल, लेट्स स्टार्ट. ये डिस्कस करता हूं क्वेश्चन. आप लोगों ने आई होप सॉल्व किया है. ओके, फाइन. On 1/4/2021, Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 shares of rupees 100 each in Telco Limited at 120 rupees each from a broker who charged 2% brokerage. He incurred 50 paise per rupees 100 as cost of share transfer stamp. तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू शेयर्स 1000 खरीदे हैं और शेयर का भाव कितना है? 120 रुपीज इच. अब यहां पे आपको पता है कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड. तो 1000 इंटू 120, शेयर्स के कितने दिए हमने? 1,20,000. इज इट राइट? उसके बाद ब्रोकरेज दिया 2%, तो ऐड करना पड़ेगा इसमें ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2%. तो 1,20,000 का 2% आता है 2,400. इज इट राइट? एंड आगे बोला है ही इनकर्ड 50 पैसे पर रुपीज 100, यानी 100 रुपीज का अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो 50 पैसे आपको देने पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स. तो शेयर जो आप किसी दूसरे के नाम से आपके नाम पे होने वाले, उसका जो स्टैंप है उसका खर्चा कितना है? 100 रुपए के लिए 50 पैसे. आपने कितने में खरीदे हैं इन्वेस्टमेंट? 1,20,000 में. तो कितना खर्चा आएगा? तो 1,20,000 इंटू 0.50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है 600 रुपए. आई होप आपको ये समझ में आ चुका था. इसमें आप अटक गए बच्चों? क्या सभी लोगों ने ये कॉस्ट बराबर निकाली? मैं होमवर्क चेक करूं क्या? कितने लोगों ने नहीं किया है? ऑनेस्टली बता दो. क्यों नहीं किया? एब्सेंट थे आप. चलो हाथ ऊपर करो. और किसने किसने नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? नहीं आया? नहीं आया कि नहीं किया? नहीं आया. क्यों नहीं आया? समझ में ही नहीं आया. ओ माय गॉड. तो ठीक है, गलत ले लेते हैं. छोड़ ही दिया. कुछ नया दिखा तो छोड़ ही दिया. सेम. माय आंसर इज ऑल्सो सेम. चलो, और किसने किसने नहीं किया? तुम दोनों ने क्यों नहीं किया? एब्सेंट थे. तो ऑनलाइन अपलोड किया था ना मैंने लेक्चर, देखा नहीं? क्या बात कर रहे हो? पब्लिक किया मस्त करके, टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा, अभी भी देख सकते हो. यूट्यूब पे डाल दिया मैंने डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट. टीम ईपीए पे भी डाल दिया. नहीं देखा? फोन कर लेते हैं. और किसने नहीं किया? क्यों नहीं किया? बाहर
मैं भी बाहर जाके आया, पूरा दिन इधर उधर घूम रहा था संडे को। अरे बच्चों, ऐसे परफॉर्मेंस दोगे तो आपका एक जो प्रीवियस जो कुछ भी है बैकग्राउंड, वो कैसे बदलेगा? आप लोगों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ करने की। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, एनीवे चलो फिर सॉल्व करते हैं। एक ओंकार आपने किया, वेरी गुड। सच में? नहीं नहीं, भरोसा है मुझे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो चलो सॉल्व ही कर देते फिर, क्या नालायक लोग हैं। बच्चों देखो, ऐसा करोगे तो मैं क्लास से बाहर निकालना शुरू कर दूंगा। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, सभी को एग्जाम कर दिया मैंने आज। कल से मैं होमवर्क चेक करूंगा और बाहर निकालो। गलत करके आओ, आई डोंट माइंड, करके आना, लेकिन आप ट्राई नहीं करते तो कैसे चलेगा। चलो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ टेल्को लिमिटेड। देखो मैंने ये प्लानिंग में नहीं रखा था आज के, ये आज 10-15 मिनट जो जाएंगे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। एनीवे, इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति, बराबर है ना? टेल्को लिमिटेड गलती से बोला, इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति। इक्विटी शेयर्स इन टेल्को लिमिटेड अकाउंट। नहीं तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट डेट वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डिविडेंड का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है बाय द वे, बट चलो फिर भी बना देते हैं। एक कॉमन हमेशा ये कॉलम बनाएंगे हम लोग, डिविडेंड एंड अमाउंट, डेट, particulars, number of shares, dividend, amount। ठीक है, shall we start? चलो शुरू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है 1/4/2021 को शेयर्स खरीदने का, इज इट राइट? यहां पे हम लोग इतनी जगह छोड़ देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए, एक 6-7 लाइन बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 1 निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ परचेस ऑन 1/4/21। सिंपली राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज, पॉइंट नंबर ए, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स यू आर परचेसिंग? 1000 shares at rupees 120 means total 1,20,000. Point number B, add brokerage at the rate of 2%. So 1,20,000 into 2%. You have to show the calculation, A into 2%, 2,400. Point number C, add transfer fees. What is it? Transfer stamp fees. A into, अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 100 रुपये का अगर आपका परचेस है तो स्टैम्प फी कितनी है? 0.50।
आपका परचेस है 1,20,000 का, तो स्टैम्प फी कितनी आएगी? 1,20,000 यानी पॉइंट नंबर ए इंटू 0.50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 600 रुपीज। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? टोटल कॉस्ट 1,20,000 प्लस 2,400 प्लस 600 1,23,000। खरीदने की एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। इज इट राइट और नॉट? 1,421 to cash oblique bank. How many number of shares? 1,000. Dividend amount dash and total amount 1,23,000. What's so difficult in this? Nothing. यही तो करना था। शेयर्स खरीद लिए, परचेस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, आगे बढ़ू। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन 31st January 2022, मतलब एग्जैक्टली आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स। एग्जैक्टली आफ्टर 10 मंथ्स, बराबर है ना? 1/4/2021 से 31 जनवरी 2022, 10 महीने हो चुके हैं। थोड़ा सा फास्ट थिंक करना शुरू करो। 10 महीने हो चुके हैं। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस 1:2? 1 को 2 या 2 को 1? तो राइट डाउन नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स इश्यूड। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड। ओके, सिंपल है बच्चों, मार्जिन में मैं लिखता हूं। आपने ये रेशियो इंटरप्रेट करना ऑलरेडी लिख लिया है। 2 इज ऑलवेज अ ओरिजिनल होल्डिंग, राइट? तो 2 शेयर जिसके पास है, तो लिखते समय ऐसे लिखना है मार्जिन में, फॉर 2 बोनस कितने का मिलेगा? 1 शेयर का। हमारे पास कितने शेयर्स है? 1000 शेयर्स है। तो बोनस कैसे निकालू? तो बोनस शेयर्स इज इक्वल टू 1000 शेयर्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। इज इट राइट? तो 500 शेयर्स मिल जाएंगे। करेक्ट है क्या बच्चों? हाँ, अब आप मुझे बताइए, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर बोनस शेयर्स? तो हमने कल थियरी में पढ़ा था, बोनस शेयर्स के लिए कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या अपडेट करना है? क्वांटिटी कॉलम। तो तारीख लिखेंगे 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 22। यहाँ पे लिखेंगे 2 बोनस इशू। हम एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, बस क्वांटिटी कॉलम अपडेट करेंगे। डिविडेंड एंड अमाउंट कॉलम में डैश डैश लिख देना है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? डिविडेंड एंड अमाउंट कॉलम में डैश डैश लिख देना है। खत्म। क्या सभी बच्चों को यह मुद्दा समझ में आया? यहां पे अटके हुए थे क्या आप लोग? ये समझ में नहीं आ रहा था? लिख दिया आपने? ओके। अभी इसमें किसी को डाउट है? सर अकाउंट पे क्या इंपैक्ट हुआ इस एंट्री का? इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे क्या इंपैक्ट हुआ? नो इंपैक्ट एट ऑल। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे नो इंपैक्ट एट ऑल। ओनली क्वांटिटी कॉलम हैज बीन इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज योर एवरेज कॉस्ट पर शेयर विल फॉल डाउन। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 बना देता है। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट of after bonus receipt, after bonus receipt, which is equal to original cost plus bonus share cost original cost plus bonus share cost divided by original holding plus
बोनस शेयर्स होल्डिंग। लेट्स सी हमारा पहले एवरेज कॉस्ट कितना था अभी देखेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1,23,000। बोनस शेयर्स के लिए कितने पैसे दिए मैंने 0 रुपए। ओरिजिनल होल्डिंग की कॉस्ट कितने शेयर्स थे ओरिजिनल होल्डिंग में 1000, यानी 1000 शेयर्स मैंने 123 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे पहले। मतलब इनिशियली माई एवरेज कॉस्ट वाज 123 पर शेयर। 1,23,000 में 1000 शेयर मतलब एक शेयर का कितना, अरे बोलो ना बच्चों, 1,23,000 में 1000 शेयर्स मतलब एक शेयर का कितना 123। बट बिकॉज ऑफ बोनस शेयर्स यू गॉट 500 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट विल बी योर न्यू एवरेज? Now you will say in 1,23,000 I have 1500 shares, so your cost per share would be 1,23,000 divided by 1,500, 82 rupees. Rupees 82 per share. Rupees 82 per share. Is this point clear to you all? Rupees 82 per share will be the cost per share now. Okay, now please understand my friends. आगे क्या हुआ देखते हैं। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब बिफोर बोनस शेयर्स एज वेल एज आफ्टर बोनस शेयर्स, द शेयर्स वेर कोटेड एट ₹175 पर शेयर। तो बिफोर बोनस शेयर व्हाट वाज द रेट 175 एंड आफ्टर बोनस शेयर व्हाट इज द रेट 90 रुपीज पर शेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब आफ्टर बोनस इशू शेयर का मार्केट प्राइस भी 90 रुपए पे आ गया। मार्केट प्राइस कितना भी होने दो उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, बट मेरे बुक्स में कॉस्ट कितने रुपए का पड़ा मेरे को एक शेयर का 82 रुपीज का। ओके, 90 रुपीज इज अ मार्केट प्राइस। यू कैन राइट यहाँ पे मार्केट प्राइस लिख सकते हो आप लोग, ये मार्केट प्राइस है। एनीवे बोला भी है शेयर्स वेर कोटेड एट ₹175 and 90 rupees per share respectively. On 31st March 22, Mr. Krishnamurthy sold which shares? Bonus shares to a broker, ठीक है, who charged 2% brokerage. No problem. तो बोनस शेयर्स बेचने हैं बच्चों, बोनस शेयर्स बेच देंगे कितने रुपए में? अब मार्केट प्राइस आफ्टर बोनस इशू कितना है 90 रुपीज, तो कितने में बेचे जाएंगे 90 रुपीज में। तो बच्चों हाउ मेनी शेयर्स आर सोल्ड? Only bonus shares are sold, means 500 shares are sold at ₹90. So let's write down working note number 4, calculation of sale proceeds. चलो write down fast. Sale proceeds on which date? 31st March 22, which is equal to sale value of shares माइनस ब्रोकरेज। डू यू ऑल गेट दिस? माइनस करना है या प्लस करना है? माइनस। सेल वैल्यू कैसे निकालू? 500 शेयर्स इंटू ₹90 माइनस ब्रोकरेज कितना है 2% ऑफ 500 इंटू 90 कितना आता है 45,000। इज दिस राइट माई फ्रेंड्स? तो 45,000 माइनस 900, so sale value is 44,100. Can you tell me journal entry of sale? Bank account debit to investment account. So buy bank, how much quantity? 500. Only bonus shares are sold and value will be 44,100. तारीख होगी 31 मार्च 22. Now whenever we sell any shares there will be a profit, नहीं तो loss. तो working note number 5, calculation of profit or loss. बच्चों इनिशियल स्टेज में हम सारे वर्किंग नोट्स निकाल रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वर्किंग नोट्स ब्रैकेट में ही दिखाना शुरू करेंगे। जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, दिस कुड हैव बीन अ वर्किंग नोट विच यू कैन शो हियर डायरेक्टली 45,000 माइनस 900, यहाँ पे भी दिखाओगे तो भी चलेगा। ओके, बट धीरे धीरे इनिशियली हम लोग सारे वर्किंग नोट्स बनाते हैं सो दैट आपको बाद में पढ़ाई करते समय आसान हो जाए। ओके फाइन, आई होप यू गॉट दिस नाउ। तो पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए क्या लिखूं फटाफट बोलिए? सेल वैल्यू
कितनी है सेल वैल्यू 44,100, इज इट राइट? पॉइंट नंबर बी, लेस कॉस्ट ऑफ 500 शेयर्स जो कि बोनस शेयर्स थे। बोलो बच्चों, कॉस्ट ऑफ 500 शेयर्स कितना आएगा? बोनस शेयर का कॉस्ट कितना है? बोनस शेयर का कॉस्ट कितना है? 0। तो बच्चों प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा? प्रॉफिट और लॉस, बोलो प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। हाउ मच? 44,100। इज दिस अ राइट आंसर? अरे सिंपल है। बोनस शेयर्स के लिए कितना पैसा दिया? 0। कितने में बेचा? 44,100। तो फायदा कितने का हुआ? तो इतना चौक जाने की क्या जरूरत है? इज इट सिंपल? बराबर है क्या? 82 रुपीज कॉस्ट मानना है, 0 रुपीज नहीं मानना है। ऐसा क्यों? कहां पे बताया है? तो नेवर ट्रीट योर बोनस शेयर्स एज अ सेपरेट लॉट, इट इज ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड विद द ओरिजिनल लॉट। एवरेज कॉस्ट आफ्टर बोनस इश्यू विल बी डिक्रीज्ड, विल बी लोअर, इज इट राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर, यहां पे एक नोट लिख के रखना, नेवर ट्रीट बोनस शेयर्स। इन्होंने आपको जानबूझ के यहां पे बताया है कि मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर्स सो दैट बच्चे यहां पे फंस जाए। ओके, मैंने ये बात आपसे की भी थी इसके पहले। तो बच्चों यहां पे फंसना नहीं है, बस याद रखना है, नेवर ट्रीट बोनस शेयर्स एज अ सेपरेट लॉट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 500 shares I have to calculate now. Can anyone tell me what will be the cost here? 500 shares into 82 rupees is the average cost after bonus issue. We have calculated it earlier. Is it right? So 500 into 82, 41,000. So point number C, profit. $3,100. Is it right? एंड प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब डेबिट कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? 6 या 5? 5। वर्किंग नोट नंबर 5। नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में डैश, डिविडेंड कॉलम में डैश एंड अमाउंट कॉलम में 3,100। तारीख होगी 31 मार्च 22। ओके, and now the last working note number 6, valuation of investment on balance sheet date। रूल क्या है बच्चों? कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower। सो कॉस्ट का कैलकुलेशन यहां पे करता हूं। हाउ मेनी शेयर्स आर लेफ्ट विथ यू? 1000 शेयर्स इंटू 82 रुपीज। इज इट राइट? अरे बच्चों बोलो ना। एंड दूसरी चीज, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 1000 shares into 90 rupees. After bonus issue, market price is given to you. How much it is? 90. So this is 90,000 क्या? और ये 82,000 आता है क्या? Okay. So which one is lower? First one. Cost is lower. तो investment will be valued at cost. Valuation करना मतलब यहाँ पे closing balance लिखना है 31 March 22 by balance carried down, number of shares 1000, amount 82,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैली होगा क्या बच्चों? कोई डिविडेंड वगैरह एक्रूड है क्या? 31 मार्च आया है, देख लो। नहीं ना, किसी ने बताया तो नहीं ना ऐसा भविष्यवाणी कि आपको डिविडेंड वगैरह मिलने वाला है? भविष्यवाणी पे भी भरोसा नहीं रखेंगे। जब तक डिविडेंड कंपनी की ओर से डिक्लेयर नहीं होता है तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डिविडेंड का अकाउंटिंग हम कौन से बेसिस पे करते हैं? रिसीट बेसिस पे, AS 9। ओके, एंड AS 13 में क्या बताया है? जब आपको डिविडेंड मिलेगा तब बस चेक कर लियो कि वो कैपिटल प्रॉफिट से है
या रेवेन्यू प्रॉफिट से? कैपिटल प्रॉफिट से तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दो, रेवेन्यू प्रॉफिट से तो डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट कर दो। चलो लेट्स क्लोज द डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टोटल ऑफ क्वांटिटी कॉलम 1500 टैली हो जाने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। डिविडेंड कॉलम के टोटल मैं बताता हूँ, डैश डैश। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के टोटल आप बता देना। 1,23,000 प्लस 3,100, 1,26,100, and I hope this is also 1,26,100. What was difficult in this? Nothing. Okay, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर टुडेज होमवर्क। इसका पीडीएफ भी मैंने शेयर करके रखा है टीम ईपीए के टेलीग्राम चैनल पे। जब तक नोट्स अवेलेबल नहीं होते, जो कि कल नहीं तो परसों अवेलेबल हो जाएंगे, तब तक आप लोग ये पीडीएफ रेफर करो, ठीक है। पीडीएफ मैंने टीम ईपीए के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके फाइन। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी आपने सॉल्व किया, एंड क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी आपने सॉल्व किया। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस आपको आज के लिए होमवर्क पे करने हैं। यहाँ पे बोला है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कौन सा मेथड यूज किया? एवरेज कॉस्ट बेसिस ही यूज किया। आर यू ऑल गेटिंग दिस? अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कौन सा मेथड यूज किया? एवरेज कॉस्ट यूज किया। यहां पे भी वही मेथड यूज करना है, चौक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है फाइन। तीसरा क्वेश्चन भी सेम है। तो 10 and 11 इज योर होमवर्क। शैल वी प्रोसीड नाउ? आई होप यू गॉट द कंसेप्ट नाउ। बोनस इशू का अकाउंटिंग कैसे करना है? कुछ नहीं सर, क्वांटिटी कॉलम बस इंक्रीज कर देनी है, लेकिन उसके कारण हमारा एवरेज कॉस्ट घटेगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? फाइन, लेट्स गो अहेड। Now let us understand the accounting treatment of right shares. Last concept of this topic, इसके बाद बस questions. कौन सा पॉइंट चल रहा है हमारा? तीन नंबर का पॉइंट, सॉरी आय में हम लोगों ने वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें फॉर्मेट 3 नंबर का पॉइंट आ गया। 3 नंबर में 1 2 3, 3 नंबर राइट शेयर्स लिखेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर्स। लिखेंगे पहला पॉइंट, मीनिंग। शेयर्स issued at a discounted price than market price to the existing shareholders. टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो बच्चों राइट शेयर्स का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कंपनी के हैं, मतलब मान लो कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए हैं, मार्केट में कंपनी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ऑलरेडी पब्लिक को शेयर्स इशू किए हुए हैं। मान लो कंपनी को अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, यानी कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी एक राइट शेयर्स के माध्यम से पैसा रेज कर सकती है।
राइट शेयर्स इशू करने का पर्पज यही है कि हमारी जो ओनरशिप है ऑलरेडी कुछ लोगों के पास दी हुई है। कंपनी की ओनरशिप किसके पास है? शेयर होल्डर के पास है। मान लो हम पब्लिक को फिर से नए शेयर्स ऑफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? कंपनी में नए शेयर्स, नए शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है, जब नए लोग कंपनी में आ जाते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट कंपनी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कंपनीज एक्ट में एक प्रावधान है जिसके अंडर आप लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही ये ऑफर दे सकते हो कि हमारे कंपनी के शेयर्स और एक बार आप खरीद लो। और उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये शेयर्स मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाएंगे। अब हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हमें अट्रैक्ट करना है कि हाँ भाइयों शेयर्स खरीद लो। इसके पीछे का राज बताया मैंने, क्यों राइट शेयर्स का ऑप्शन कंपनी क्यों सिलेक्ट करती है। क्या कंपनी पब्लिक को शेयर्स फिर से बेच नहीं सकती है? बेच सकती है, लेकिन उसमें एक धोखा क्या है? नए लोग आएंगे कंपनी में। हमें अगर वही पुराने ओनर्स रखने हैं तो हम लोग एक मौका देते हैं ना हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भाइयों आप लोग हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद लो। लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फिर से शेयर्स क्यों खरीदेंगे कंपनी से? तो उनको लालच देने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्काउंट देके शेयर्स देंगे। यानी मार्केट वैल्यू मान लो 200 रुपए चल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि हम आपको 180 में शेयर्स बेचते हैं। मार्केट में जो 200 रुपए में मिल रहा है वो आज हम आपको 180 में इशू कर रहे हैं, नए शेयर्स इशू कर रहे हैं। बट आपको पे करने पड़ेंगे कितने रुपए? 180। बोनस शेयर में क्या सीन था? बोनस शेयर में फ्री में दे रहे थे हम लोग, तो कोई ना नहीं बोल रहा था। अब यहां पे 180 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पे करना पड़ेगा इफ ही इज अप्लाइंग फॉर राइट शेयर्स। बट चलो इसमें बुरी बात क्या है, आप शेयर होल्डर के एंगल से समझ लो। शेयर होल्डर के एंगल से मार्केट में जो 200 रुपए का शेयर है वो आज आपको कितने में मिल रहा है? 180 में। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 180 में खरीदता हूं, 200 में बेचता हूं, बीच में 20 रुपए कमा लूंगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है। कुछ लोग शेयर खरीदेंगे और रखेंगे अपने पास अगर कंपनी तगड़ी है तो। बोलो हाँ या ना? यस। तो दिस इज द राइट शेयर इशू एंड व्हाट इज द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर? उसको डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर मिल रहा है। बट आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या? इफ यू वांट टू परचेस राइट शेयर्स, मान लो मैं कंपनी हूं, मैंने तो बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि जिसके पास 2 शेयर्स है उसको 1 शेयर्स खरीदने का मौका मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदने का मौका मिलेगा। विल यू एक्सरसाइज दैट राइट? ये डिपेंड करता है आपके पास पैसे है कि नहीं है उसके ऊपर। अगर आपके पास पैसे है तो यू विल एक्सरसाइज इट बाय पेइंग मनी। सो फॉर यू व्हाट विल बी द अकाउंटिंग व्हेन यू परचेस द राइट शेयर्स? सिंपल है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितने पैसे दे रहे हो उतने में दिखा दो एंट्री। यानी ये बोनस शेयर की तरह नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी अपडेट करो, क्योंकि यहां पे आप पैसा भी दे रहे हो, तो ये रेगुलर परचेस की तरह ही हुआ। लेकिन इसमें एक दूसरी बात है, ये जो राइट आपको मिले हैं ये आप खुद नहीं खरीदना चाहते हो, किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये राइट जो आपको मिला है, आप हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो इसलिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदने का राइट है। हम पूरी जनता को 180 में नहीं बेच रहे शेयर्स। आर यू ऑल गेटिंग दिस? पूरी जनता को हम 180 में नहीं बेच रहे हैं, बस हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर हम नया कितने में दे रहे हैं? 180 रुपए में। तो ये जो राइट आपको मिला है, क्या ये राइट की भी कुछ वैल्यू है? जी हां, ये राइट आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर सकते हो। भाई मैं नहीं खरीद सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, बट मेरे बिहाफ पे तुम खरीद लो और तुम्हारे नाम पे ही शेयर्स हो जाएंगे। तुम खरीद रहे हो मतलब तुम्हारे नाम पे ही शेयर्स हो जाएंगे। हम ऐसे रिलेटिव को बोल देंगे। सर इसमें आपका क्या फायदा है? फिर मैं उसके लिए क्या करूंगा? थोड़ा सा प्रीमियम भी चार्ज कर सकता हूं। मैं फ्री में दूंगा या प्रीमियम चार्ज करके दूंगा? 20 रुपए का डिस्काउंट का राइट ही है, बराबर है कि नहीं? तो मैं बोल दूंगा रिलेटिव को कि तुम्हें 20 का फायदा होने वाला है, वैसे भी उसमें से 5 रुपए मुझे दे दो। ये हमारे बीच का निगोशिएशन है। तो मुझे पर शेयर 5 रुपए मिले ना इनडायरेक्टली, तो इसका भी अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस। तो वो अकाउंटिंग हमें सीखना है। तो यहां पे हमें 2 चीजों का अकाउंटिंग सीखना है। व्हेन वी परचेज द राइट शेयर्स, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंड व्हेन वी सेल द राइट, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये 2 मुद्दे यहां पे हमें समझने हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ओके, चलो लेट्स राइट। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ right shares. Right shares are the shares issued by the company at a discounted price to the existing shareholders.
Fine. Point number B. Record date. रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट फिर से लिख के देने की जरूरत है क्या? बस इतना लिखवा दो, whoever is the registered holder of shares will be entitled for right share. Whoever is the registered holder of shares on record date will be entitled to get right shares. Point number C. Write down, on right entitlement, on right shares, entitlement, shareholder has two options. Shareholder has two options. Number one, subscribe slash purchase right share. Subscribe slash purchase right shares. एंड दूसरा ऑप्शन है सेल ऑफ राइट. दूसरा ऑप्शन है सेल ऑफ राइट्स. तो मैंने जैसा कि बताया, एक तो राइट शेयर्स आप खुद खरीदो, नहीं तो वो जो राइट मिला आपको वो बेच के पैसे कमाओ. दोनों का अकाउंटिंग हमारे बुक्स में एज ए इन्वेस्टर हमें करना है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर डी. Point number D, accounting treatment. When right shares are purchased. Or slash subscribe. Accounting treatment when right shares are purchased slash subscribed. Can you tell me क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? सिंपल है, रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ परचेस एट ओरिजिनल कॉस्ट. जो पैसा दिया दैट विल बी योर कॉस्ट. बराबर है कि नहीं? तो राइट डाउन, रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट. रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट एट विच it is purchased. Record it at cost at which it is purchased. Treat it like regular purchase. Treat it like regular purchase. This is simple. Is it right? बच्चों फाइन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, सिंपली इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट विल बी द जर्नल एंट्री. यू कैन राइट इट हियर. जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस ब्रोकरेज वगैरह कुछ देना पड़ रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ओके जी। मोस्टली राइट शेयर डायरेक्टली कंपनी के पास से खरीदे जाते हैं तो ब्रोकरेज नहीं लगता है। कंपनी क्या करती है, राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अलग से निकालती है, नहीं तो लगता है तो ब्रोकरेज ऐड कर देना है। ओके जी, चलो आगे बढ़ो क्या। फाइन, पॉइंट नंबर ई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट when when rights entitled are transferred to another person for premium. Accounting treatment when rights entitled are transferred to another person for premium. सबसे पहले बच्चों ज़रा दिमाग ठंडा करिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो आपने 1000 शेयर्स खरीदे, इन 1000 शेयर्स को क्या बोलूँगा मैं, ओरिजिनल शेयर्स। कुछ दिनों के बाद कंपनी ने 2:1 अनाउंसमेंट कर दिया राइट शेयर्स का। कैसे पढ़ोगे इसको, 1 ओरिजिनल होल्डिंग है, यानी जिसके पास 1 शेयर है उसको 2 शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। शेयर की मार्केट वैल्यू मान लो 100 रुपये है और खरीदने का मौका आपको दिया जा रहा है 80 रुपीज़ में, ठीक है। राइट शेयर प्राइस कितना है, 80 रुपीज़। तो यहाँ पे 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है आपको, बराबर है कि नहीं। एक्चुअली फ़ायदा नहीं हो रहा है, सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं तो फ़ायदा ही हो रहा है बोलूँगा मैं। बोलो हाँ या ना। हाँ, तो 80 रुपये में शेयर्स खरीद सकता हूँ। कितने खरीद सकूँगा मैं, जिसके पास 1 शेयर है उसको 2 खरीदने का मौका देने वाली है कंपनी, यानी ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। जो जो शेयर खरीदेगा उसका पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। कंपनी को ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी करंट शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू कर सकती है। क्या सभी को ये बात समझ में आई? तो बताइए ना, कितने शेयर्स खरीद पाऊंगा मैं, 2000 शेयर्स खरीद पाऊंगा। बोलो हाँ या ना। तो 2000 शेयर्स मुझे अगर खुद को खरीदने हैं तो कितने रुपए भरने पड़ेंगे, 2000 इंटू 80, बोलो बच्चों 1,60,000। आपको खुद खरीदने हैं, अच्छी बात है, खरीद लो। क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू बैंक अकाउंट 1,60,000 प्लस ब्रोकरेज वगैरह कुछ है तो ऐड कर देंगे। इसमें किसी को कुछ दिक्कत है क्या, नहीं। बट मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मान लो मुझे खरीदने नहीं है, रीजन में भी एनीथिंग। व्हाट सेकेंड ऑप्शन आई हैव, आई कैन ट्रांसफर दीज राइट्स। व्हाट आर द राइट्स ऑफ मी, माइन, मेरे राइट्स कितने बच्चों, मेरा राइट कितना है इस कंपनी में, ये 2000 शेयर खरीदने का राइट है मेरे पास। एक तो मैं ये खुद राइट एक्सरसाइज कर सकता हूं, या फिर ये राइट मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं शेयर नहीं खरीदने वाला हूं, मैं मेरे दोस्त को ये 2000 शेयर्स का राइट मेरे नाम से उसके नाम पे ट्रांसफर करने वाला हूं। कंपनी ऐसा अलाउ करती है, इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। क्या बोलते हैं, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट। तो राइट भेज रहा हूं मैं, राइट, मेरा जो हक है वो, ये हक मैं बेच रहा हूं। बोलो हाँ या ना। तो सर उसका कोई लीगल प्रोसेस है क्या, यस, कागजात पे लिख के दूंगा मैं कि मेरा ये राइट मैंने अमित को बेच दिया, और अमित उसको खरीदेगा कितने में, 80 रुपए में। आर यू गेटिंग इट। बट अमित को मैंने कन्विंस किया, फ्री में कुछ नहीं दूंगा मैं, अमित को मैंने कन्विंस किया कि ये मेरे ओरिजिनल शेयर्स के बदौलत 80 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है, ठीक है।
तो तुम एक काम करो, तुम्हें 20 रुपए का फायदा होने वाला है, तो तुम एक काम करो, आज मार्केट से खरीदते हो तो 100 रुपए में पड़ रहा है, लेकिन मेरे कारण तुम्हें ये शेयर कितने में मिल जाएगा, 80 में मिल जाएगा। तो अमित एक काम करो, 20 रुपए का फायदा तुम्हें हो रहा है तो 10 रुपए तुम मुझे दे दो, मैं तो खरीदने नहीं वाला हूं। मान लो मैंने भी नहीं खरीदा, मेरे किसी दोस्त ने भी नहीं खरीदा, तो राइट क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। उसके बाद कंपनी वो शेयर्स किसको बेच देगी, पब्लिक में बेच देगी। कंपनी का इंटेंशन क्या था कि कोई नए शेयर होल्डर को हमें कंपनी में नहीं लाना है, इसीलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं। चलो वो इंटेंशन गया भाड़ में, राइट शेयर्स आपको समझ में आ चुका है। कोई नहीं खरीदता है तो राइट्स विल लैप्स, बट ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई तो होगा ना जिसको ये फायदा दिखेगा। तो राइट शेयर जैसे ही अनाउंस हो जाता है सब लोग खरीदने में लग जाता है। मैं नहीं तो मेरा दोस्त खरीदेगा जिसको मैं ये ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मेरे दोस्त के पास से मैंने कितने रुपए लिए, पर शेयर 10 रुपए लिए, तो बच्चों मुझे कितना मिल जाएगा, 2000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपए। क्या ये 20,000 रुपए अमित ने मुझे दिए हैं, क्या उसका अकाउंटिंग मेरे बुक्स में होना जरूरी है? यस, बैंक अकाउंट मेरे बुक्स में क्या हो जाएगा, डेबिट। बच्चों इजंट इट लाइक ए रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट? ये 20,000 किसकी बदौलत है, ये ओरिजिनल शेयर्स की बदौलत ही है। अरे बोलो ना। तो ये 20,000 रुपए का अकाउंटिंग कैसे करूं मैं? तो बच्चों पहला ट्रीटमेंट है बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। इसको सिंपली इनकम मानते हुए पी एंड एल को भेज दो। ऑफ कोर्स डायरेक्टली पी एंड एल को नहीं भेजना है, लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट्स, एंड प्रीमियम ऑन ट्रांसफर ऑफ राइट्स विल बी लेटर ऑन ट्रांसफर टू पी एंड एल, मतलब ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू रिसिट। बट एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जहां पे हमें ये इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है, वो एक्सेप्शनल कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है वो एक्सेप्शनल कंडीशन बाद में देखते हैं, लेकिन आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? मैंने शेयर खरीदे क्या, एज अ ओरिजिनल होल्डर ऑफ शेयर्स मेरे पास 1000 शेयर्स अभी भी है, इसके बदौलत मुझे जो 2000 शेयर्स एक्स्ट्रा खरीदने का मौका मिला था, क्या उसमें से एक भी शेयर मैंने खरीदा? नहीं, मैंने ये पूरे के पूरे राइट्स मेरे दोस्त को ट्रांसफर कर दिए। कितने रुपए में? पर शेयर 10 रुपए में। अब अमित के एंगल से बोलो बच्चों, 2000 शेयर के लिए वो उसको देना पड़ेगा कंपनी को 80 रुपए, एंड मुझे देना पड़ेगा 10 रुपए, तो उसको एक शेयर 90 रुपीज में पड़ जाएगा, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। तो उसको भी वैसे भी 10 रुपए का फायदा हो ही रहा है। मैं अमित को बोलता हूं कि चलो 20 का प्रीमियम मुझे ट्रांसफर कर दो, तो अमित बोलेगा शानाइस कुटुन आले, बराबर है कि नहीं? पागल है क्या? तुम्हें 20 दूं कंपनी को 80 दूं, इससे अच्छा मार्केट से ही खरीदता हूं ना 100 रुपए में। अरे बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो उसको कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट में से शेयर देना पड़ेगा, तभी तो वो खरीदने के लिए राजी होगा। बोलो हाँ या ना? 15 में राजी हो रहे तो 15 दे देंगे, 15 मांगेंगे उसके पास। 20 देने के लिए तैयार है तो 20 ले लेंगे, 25 देने के लिए तैयार है तो 25 भी ले लेंगे। बट सामने वाला पागल भी नहीं है, ये बात का ख्याल रखो। बट एनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि कितने में राइट ट्रांसफर किया, कितने में राइट शेयर्स खरीदा। ऐसा भी हो सकता है कि इस 2000 में से 1000 शेयर्स मैं खरीद लूं और 1000 शेयर्स रिनाउंसिएशन कर दो। 1000 शेयर्स का नहीं, 1000 राइट्स का रिनाउंसिएशन कर दो। जब आप रिनाउंसिएशन करते हो तो क्या आपको यह समझ में आ चुका है कि आप लोग शेयर खरीद नहीं रहे हो, आप वो राइट बेच रहे हो, तो आपका इनकम हो रहा है। तो इनकम का अकाउंटिंग कैसे करना है उसकी बातचीत हो रही है। जब आप 1000 शेयर्स खरीदोगे तो एक्चुअल में आपके पास 1000 शेयर्स आएंगे और आपके पास से 80 रुपए पर शेयर चले जाएंगे। दोनों का फर्क समझ लो। पहला ट्रीटमेंट हमने कौन सा डिस्कस किया, ये 1000 खरीदने का, क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा ट्रीटमेंट अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 1000 राइट्स ट्रांसफर करने की। क्या है ट्रीटमेंट, लेट अस राइट इट डाउन। चलो, शैल वी प्रोसीड? क्या ट्रीटमेंट है लिखते हैं, राइट डाउन। कैपिटल रोमन 1, credit the sale proceeds of right.
credit the sale proceeds of right to P&L account. To P&L account. और यहां पे लिखना see only one exception. इसको एक एक्सेप्शन है बच्चों, उस केस में हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब लिख रहा हूं सेकेंड और सेकेंड ट्रीटमेंट, सेकेंड ट्रीटमेंट क्रेडिट द सेल प्रोसीड्स to इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बच्चों दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या? पहले ट्रीटमेंट में सेल प्रोसीड्स हम लोग कहाँ पे भेज रहे हैं? P&L को भेज रहे हैं डायरेक्टली, मतलब हम उसको इनकम समझेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करने का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट किया जा रहा है, ओके। लेकिन कौन से कंडीशंस में ये इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है वो अभी समझ लेते हैं। क्रेडिट द सेल प्रोसीड्स टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जिसमें पहला कंडीशन है ओरिजिनल शेयर्स। इमेजिन करो बच्चों, ओरिजिनल शेयर्स इमेजिन किया, कितने थे? 1000, उसकी बात कर रहा हूं, राइट शेयर्स की बात नहीं कर रहा। ओरिजिनल शेयर्स, ओके। ओरिजिनल शेयर्स on which rights are entitled where acquired on a cum right basis, acquired on a cum right basis, that is cum right basis का अर्थ बता रहा हूं मैं, that is acquired between date of announcement of right issue and closure of right issue. कम राइट बेसिस का अर्थ क्या है? ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर कब किए हैं? राइट शेयर का अनाउंसमेंट हो जाने के बाद, बट बिफोर क्लोजर ऑफ राइट इशू। अब ये सीन क्या है जरा समझ लो बच्चों। मेजॉरिटी क्वेश्चन में आपको इसके कारण पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली वन एडजस्टमेंट जिसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन आता है, अगर आया तो 5 मार्क का। नहीं तो हमारे सारे क्वेश्चन में सिंपल है। राइट शेयर का जो प्रीमियम रिनाउंसिएशन का मिलेगा वो आप कहाँ पे भेजोगे? P&L को भेजोगे। इस एक चीज के कारण डरने की जरूरत नहीं है। और डरना क्यों है? अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। चलो ठंडा दिमाग करो, पहले इमेजिन करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं वो समझ लो। हम लोग किसके ट्रीटमेंट समझ रहे हैं? ये राइट रिनाउंसिएशन के वक्त जो प्रीमियम मिलता है उसका अकाउंटिंग कैसे करना है। पहला ऑप्शन हमने क्या बताया आपको कि उसको P&L को क्रेडिट कर दो।
जो हर केस में वर्क होगा, लेकिन ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो यू कैन क्रेडिट दैट प्रीमियम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ शोइंग इट एज अ इनकम, यू कैन ट्रीट दिस एज अ कैपिटल रिसिट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? बट कंडीशंस क्या है कि आपका ओरिजिनल शेयर्स का एक्विजिशन कौन से बेसिस पे होना चाहिए? कम राइट बेसिस पे होना चाहिए। अब कम राइट बेसिस पे एक्विजिशन होना है मतलब क्या? आपको ओरिजिनल शेयर्स कब खरीदने हैं? राइट शेयर्स अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन बच्चों आपको तो पता ही है कि रिकॉर्ड डेट नाम का एक कंसेप्ट है। मान लो 30 जून को कंपनी ने राइट शेयर्स अनाउंस कर दिए, मैं क्या बोल रहा हूं जरा देखो। 30 जून को कंपनी ने राइट शेयर्स क्या कर दिए? अनाउंस कर दिए, और रिकॉर्ड डेट रखा है कंपनी ने मान लो 31 अगस्त, ये 20 कर देता हूं, 31 अगस्त 20 रिकॉर्ड डेट रखा है। अनाउंसमेंट कब किया? 30 जून 2020 को। और कंपनी ने चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि हम राइट शेयर्स इशू करने वाले हैं, जिसका रिकॉर्ड डेट क्या है? 31 अगस्त। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो बच्चों आपको राइट शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कौन से डेट पे डिसाइड होगा? 31 अगस्त। तो कुछ लोग मार्केट में बैठे रहते हैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, जिनको पता है कि ये राइट शेयर जो है ना, ये एक ओरिजिनल शेयर जो है ना, वो एक राइट के साथ आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? मतलब जिस बंदे ने 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में खरीदे हैं, क्या उनको राइट शेयर्स मिलेंगे? इसी को तो बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स ऑन कम राइट बेसिस। समझे क्या रे बच्चों? शेयर्स एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई टू 31 अगस्त 20 इज कॉल्ड एज एक्विजिशन ऑन कम राइट बेसिस। यहां पे लिख लो बच्चों, यहां पे लिख लो राइट शेयर अनाउंसमेंट। एग्जाम्पल लिख लो, राइट शेयर अनाउंसमेंट 30 जून 2020, रिकॉर्ड डेट 31 अगस्त 2020। ठीक है? एक्विजिशन बिट ऑफ ओरिजिनल शेयर्स। हाँ बच्चों, राइट शेयर्स तो आपको 31 अगस्त के दिन मिलेंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपके पास उसके पहले शेयर्स नहीं थे, 30 जून के पास आप उस कंपनी के शेयर होल्डर ही नहीं थे, बट जैसे ही आपको पता चला कि यहां पे एक ऑफर चल रहा है, अभी भी आप नए शेयर्स खरीद सकते हो, अभी भी आप 31 अगस्त को शेयर होल्डर बन सकते हो, और आपको क्या मिल जाएंगे? राइट शेयर्स मिल जाएंगे। यानी यहां पे मैं एक टेम्प्टेड इन्वेस्टर हूं। ठीक है? तो बच्चों क्या है? एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स बिटवीन 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 इज कॉल्ड एज कम राइट एक्विजिशन। मतलब आपने जो ओरिजिनल शेयर खरीदे ना, वो राइट के साथ आया आपके पास, कम राइट एक्विजिशन। आपने जो ओरिजिनल शेयर्स खरीदे ना, वो राइट के साथ आ गए। क्लियर है क्या बच्चों? कंडीशन 1 ये चेक करो कि आपका ओरिजिनल एक्विजिशन कम राइट पे है क्या। मान लो आपने 30 जून के पहले ही शेयर्स खरीद के रखे, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? P&L को भेजो। क्लियर है क्या रे बच्चों? इसके पहले एक्वायर किए, नहीं तो मान लो 31 अगस्त के बाद एक्वायर किए, तो राइट शेयर्स का संबंध ही नहीं है पगलो, छोड़ दो। 31 जून के पहले ही खरीदे मैंने शेयर्स, मतलब मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इसके ऊपर राइट मिलने वाले हैं, मतलब राइट मिल रहे हैं इसलिए मैं शेयर्स खरीदने जा रहा हूं, तो उसको बोलेंगे कम राइट एक्विजिशन। अब जाहिर सी बात है,
मान लो आप पीवीआर चले जाते हो और 10 बजे टिकट बेच रहे हैं और आपको बताया कि इस टिकट के साथ एक पॉपकॉर्न की बादली फ्री, बकेट बकेट आई मीन टू से, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा तो टिकट का प्राइस इन्फ्लेट किया होगा कि नहीं, बराबर है कि नहीं। मान लो मूवी शुरू होने से पहले आप कुछ खाना वगैरह खा के आते हो बाहर से, अभी आपको पॉपकॉर्न खाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे, वो पॉपकॉर्न का कूपन फेंक दोगे या किसी को बेचोगे। वही काउंटर के यहाँ पे खड़े रहूंगा, कोई आएगा, पॉपकॉर्न की बकेट कितने का है, वो बोलेगा 300 रुपये। ये भाई इधर आ, ये मेरे पास कूपन है, खरीदोगे क्या मेरे से, तुम्हारे 300 रुपये बच रहे, मेरे को 150 दे दो ना। समझे कि नहीं समझे। तो ये कूपन जैसे आप बेच रहे हो वैसे ये राइट शेयर का अनाउंसमेंट है। मतलब आप जिस दिन कम राइट बेसिस पे एक्वायर करोगे, जो शेयर बेच रहा है उसको भी पता है कि इसके ऊपर राइट शेयर्स मिलने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के बेचता है आपको। जब वो प्राइस बढ़ा के बेचेगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या समझ में आना चाहिए, जब राइट शेयर्स मैं नहीं खरीदूंगा और उसको बेच के मैं अगर कुछ प्रीमियम कमाता हूं, तो मुझे मानना है कि वो इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट करना है, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसे पहले दिए थे, ऐसा मानते हुए क्रेडिट करना है। मैं तो लॉजिक जाने दो भाड़ में, क्योंकि वैसे भी आपको 2-3 महीने के बाद ये लॉजिक याद नहीं आने वाला है। आपको ध्यान में क्या रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है सिर्फ 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, अदरवाइज आई विल बी ट्रांसफरिंग इट टू पी एंड एल। पहला कंडीशन क्या है, आपके ओरिजिनल शेयर का एक्विजिशन कंपलसरी कौन से बेसिस पे होना चाहिए, कम राइट बेसिस पे होना चाहिए। मतलब राइट शेयर अनाउंसमेंट के बाद बट बिफोर क्लोजर ऑफ राइट इशू आपने ओरिजिनल शेयर्स एक्वायर किए हैं, अब कंपनी ने आपको राइट शेयर्स दिए हैं, आपने राइट शेयर्स खरीदे नहीं है, आपने वो राइट शेयर्स किसी दूसरे दोस्त को प्रीमियम पे बेचे, उस प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम समझ रहे हैं। मान लो आपने राइट शेयर्स खरीद लिए तो इसकी चर्चा ही व्यर्थ है, राइट शेयर्स खरीदे हैं तो ये यहां पे भटकना ही नहीं है, हम प्रीमियम का अकाउंटिंग कर रहे हैं। प्रीमियम का अकाउंटिंग 2 तरह से किया जाएगा, पहला मेथड इन्वेस्टमेंट सॉरी पी एंड एल को क्रेडिट कर दो, लेकिन अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप लोग पी एंड एल के बदले वो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे। पी एंड एल के बदले आप वो कहां पे क्रेडिट करोगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे। पहला कंडीशन क्या है, ओरिजिनल शेयर्स कम राइट बेसिस पे खरीदे, एंड दूसरा कंडीशन एंड लिखो, एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ दी कंडीशंस आर सेट टू बी सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट is lower than cost of acquisition is lower than cost of acquisition of original shares। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखना, क्रेडिट द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट to the extent of fall in market value, to the extent of fall in market value। to the extent of fall in market value। क्लियर है क्या बच्चों, मार्केट वैल्यू जितने से घट रही है उस एक्सटेंट तक आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों, अगर इसके ऊपर स्पेशल एग्जांपल आएगा तो स्पेशल एग्जांपल आएगा, मेन एग्जांपल में इसके ऊपर मोस्टली एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक आध दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, और कुछ मुद्दे लिखने हैं मुझे वहाँ पे, बट बिफोर दैट
लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल, ओके। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले बाकी के मुद्दे भी लिख लेते हैं, यानी सारी थ्योरी एक जगह पे आ जाएगी। इज इट राइट? फाइन। पॉइंट नंबर ई के बाद एफ, कुछ छोटे से पॉइंट्स है, डोंट वरी। पॉइंट नंबर एफ, चलो some important points. As regards right shares, जैसे बोनस शेयर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वैसे राइट शेयर्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 इन दैट, आफ्टर परचेस ऑफ राइट शेयर्स, after purchase of right shares, never treat this as a new lot. Are you all getting this thing? बोनस की तरह ही राइट शेयर को भी न्यू लॉट नहीं समझना है। सो कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, एवरेज कॉस्ट लिखो। सो एवरेज कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग विल फॉल। बराबर है ना बच्चों? बात समझ में आ रही है? हम राइट शेयर से जो नए शेयर्स खरीदे हैं, अब इसमें वो प्रीमियम पे ट्रांसफर करने, प्रीमियम के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मत घुसाओ। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, व्हेन यू परचेज द राइट शेयर्स यू विल गेट सम न्यू शेयर्स। आर यू गोइंग टू ट्रीट इट एज अ न्यू लॉट? आंसर इज नो, बिकॉज आपके पास ओरिजिनल शेयर्स है, इसीलिए राइट शेयर्स मिले डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल लॉस का ओरिजिनल लॉट का कॉस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो लिखना है रिवाइज्ड एवरेज कॉस्ट, रिवाइज्ड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलिए बच्चों कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल लॉट बराबर है प्लस राइट शेयर्स परचेस कॉस्ट, नए कितने में खरीदे वो कॉस्ट, होल थिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। ओरिजिनल शेयर्स प्लस राइट शेयर्स। Okay, this is how you will be calculating revised cost. Number 2, if you are using FIFO method, calculate revised average for each lot separately. मानो आपके पास 3 लॉट है, लॉट ए, लॉट बी, लॉट सी, तीनों के अगेंस्ट राइट शेयर्स मिले। तो पहले लॉट के अगेंस्ट जितने राइट शेयर्स खरीदे हैं वो पहले लॉट में ऐड कर देना, दूसरे लॉट के अगेंस्ट जितने खरीदे वो दूसरे लॉट में, तीसरे के अगेंस्ट मिले हैं वो तीसरे लॉट में। अक्सर हम लोग फीफो मेथड यूज करते हैं क्या? नो, हम लोग एवरेज कॉस्ट ही करने वाले। तो तीनों लॉट का एवरेज आपने ऑलरेडी निकाला होगा, उसी कॉस्ट में ये नया कॉस्ट ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नए नंबर ऑफ शेयर्स प्लस ओरिजिनल शेयर्स। यानी आपको एवरेज कॉस्ट बदलना पड़ेगा आफ्टर राइट इशू। आपका एवरेज कॉस्ट घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि आपको सस्ते में शेयर्स मिले।
इज दिस क्लियर टू यू ऑल? फाइन. नेक्स्ट, तीसरा मुद्दा एंड लास्ट मुद्दा, डिविडेंड ऑन राइट शेयर्स. सेम लाइक बोनस शेयर्स. डिविडेंड ऑन राइट शेयर्स. तो बच्चों राइट शेयर्स एग्जिस्टेंस में कब आए? जिस दिन वो एज ए राइट शेयर्स इशू किए तब. तो जाहिर सी बात है उसके पहले के प्रॉफिट्स उसके ऊपर नहीं बांटे जाएंगे. सेम लाइक बोनस शेयर्स कंसेप्ट. बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टेंस में कब आए थे? अभी अभी आए थे. तो इसके पहले कमाए हुए प्रॉफिट के लिए वो हकदार नहीं है. तो क्या लिखना है? राइट शेयर्स आर एंटाइटल्ड. लिखो, राइट शेयर्स आर एंटाइटल्ड फॉर ए डिविडेंड from a profit earned by a company after issue of right shares. After issue of राइट शेयर्स. ठीक है बच्चों, ये मुद्दा एक ध्यान में रखना है. चलो राइट डाउन एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 10. एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 10. चलो, shall we solve this example? Mr. X purchased 1000 shares of rupees 100 each at rupees 105 on 30 June 2017 on come right basis. The right was sold for rupees 5000. The market price X right was 102. खरीदा कितने में था? ओरिजिनल शेयर 105 में, लेकिन मार्केट प्राइस कितना हो गया? 110. आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट, मतलब राइट शेयर का अनाउंसमेंट, राइट शेयर का जो लास्ट डेट है पैसे भरने का, वो खत्म हो जाने के बाद उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्स राइट. या फिर रिकॉर्ड डेट खत्म हो जाने के बाद वो शेयर क्या हो जाएगा? एक्स राइट हो जाएगा. एक्स राइट जैसे ही शेयर हुआ वो मार्केट प्राइस कितने पे आ गया? 102 रुपये पे आ गया. यानी घटा या बढ़ा? घटा. दो कंडीशंस थे. पहला कंडीशन क्या था? कम राइट बेसिस पे एक्वायर करो. एंड दूसरा कंडीशन क्या था? मार्केट प्राइस घटना चाहिए. ओरिजिनल शेयर्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसके कंपैरिजन में मार्केट प्राइस घटना चाहिए. तो उस केस में आप लोगों ने अगर राइट ट्रांसफर किया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ठीक है, उस केस में अगर आपने राइट ट्रांसफर किया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो बच्चों लिखा है द मार्केट प्राइस एक्स राइट वाज 102, पास द जर्नल एंट्री. पहले बताओ, अगर मैं राइट सेल प्रोसीड्स, हाँ, द राइट्स वाज सोल्ड फॉर रुपीज 5000. तो दिस प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं. एक्चुअली ये प्रीमियम कहां पे जाना चाहिए था? P&L को जाना चाहिए था. बट हमारा दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. कौन सा? कम राइट बेसिस पे एक्विजिशन है एंड मार्केट प्राइस भी घट रहा है. तो हमें ये P&L को बिना भेजे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करने का भी चांस है. ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? 5000 रुपए की. बच्चों आसान है. पहले देखना हमने कितने रुपए ओरिजिनल शेयर्स के लिए लगाए थे? 1,05,000. लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,02,000 है. यानी कितने से घटा है? 3,000 से. लास्ट में मैंने एक नोट लिख के दिया है, देखो, जिस एक्सटेंट तक फॉल हुई है मार्केट प्राइस उसी एक्सटेंट तक इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करना है. आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो बच्चों सिंपल है. 5,000 रुपए का अकाउंटिंग कैसे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपए से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगी 3,000 रुपए. आर यू गेटिंग इट? एंड बचे हुए 2,000 रुपए कहां पे भेजेंगे? P&L अकाउंट. मान लो यहां पे मार्केट प्राइस 100 रुपए हुआ होता तो बच्चों शेयर्स की वैल्यू कितनी आती? 1 लाख आती. आर यू ऑल गेटिंग दिस? उस केस में घटाव कितने से है? 5,000 से. तो पूरा का पूरा 5,000 कहां पे जाता?
इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जाता। आर यू ऑल गेटिंग दिस? मान लो मार्केट वैल्यू अगर 98 रुपीज पे आ जाती तो ये वैल्यू कितना होता? 98,000। तो घटाव है यहाँ पे 7,000 का, तो भी पूरे के पूरे 5,000 कहाँ पे जाते? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। लेकिन मान लो मार्केट वैल्यू यहाँ पे 106 हो गया, तो आपका एक्विजिशन कौन से बेसिस पे है? कम राइट बेसिस पे। एंड मार्केट वैल्यू घटा नहीं है, मार्केट वैल्यू बढ़ा है, तो आप इस केस में आओगे ही नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने की बात भूल जानी है। कहां पे जाना है प्रीमियम? फिर पी एंड एल अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। एंड मार्केट वैल्यू उतना ही रहता है तो भी पी एंड एल को। मार्केट वैल्यू घटना जरूरी है। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बना के दिया आपके नोट्स में, ठीक है। वेदर द शेयर्स एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड एक्वायर्ड, मतलब उसका मतलब दिया एक्वायर्ड बिटवीन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड क्लोजर ऑफ राइट इशू। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। बात खत्म। राइट कहां पे जाएगा? सेल प्रोसीड्स कहां पे जाएंगे? पी एंड एल को। आंसर उसका यस है, तो आपको और एक कंडीशन देखनी है, वेदर द मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग द एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट। आंसर उसका भी यस आया, तो आप लोग सेल प्रोसीड्स को क्रेडिट करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे। लेकिन कितने हद तक? टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू। हाँ, उसका भी आंसर नो आया, मार्केट प्राइस घटा ही नहीं, तो आपको जाना कहां पे है? पी एंड एल में लेके। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? राइट शेयर्स में बस ये प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो अक्सर पूछा नहीं जाता है, अक्सर पूछा नहीं जाता है, इतना ही डिफिकल्ट है। बाकी पहला वाला ट्रीटमेंट कैसे लगा आपको? एकदम मस्त है कि नहीं? पी एंड एल को भेज देना, ज्यादा लोड नहीं लेने का। कम राइट बेसिस पे एक्विजिशन बहुत कम केसेस में होता है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। इसके कारण आपको पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिफिकल्ट है बोलने की जरूरत नहीं है। घर जाओ, ठंडा दिमाग यूज करो, मस्त लिख के दिया है, ये चार्ट भी अवेलेबल है, समझो। आज की पढ़ाई आज करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सारे कंसेप्ट का उपयोग हमें करना है। वहां पे मैं पूछूंगा आपको क्या करूं, कितने का डिविडेंड मिलेगा, आप कैलकुलेट करके बताओगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? बस अभी एक नहीं तो मैक्सिमम 2 दिन में हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम AS 13 का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल एज एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। फाइन, चलो। राइट शेयर्स आर एंटाइटल्ड फॉर अ डिविडेंड ओनली फॉर अ पीरियड आफ्टर इट्स इशू। ये आपको आ जाएगा। मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 राइट शेयर्स एट ₹100 ईच। राइट शेयर पे आपको डिविडेंड कब मिलेगा? राइट का रीअनाउंसिएशन करते हो तब, या राइट शेयर्स खरीदते हो तब? डिविडेंड बोल रहा हूं। राइट शेयर्स पहले, अरे पहले शेयर्स आपके पास आएंगे तभी तो डिविडेंड मिलेगा ना। आपका दोस्त आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीदा रहा है, तो डिविडेंड किसको मिलेगा? उसको मिलेगा, तो वो उसका अकाउंटिंग करेगा, आप लोड मत लो। आपको डिविडेंड मिलना है मतलब आपको राइट शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। इज इट राइट और नॉट? तो मिस्टर एक्स परचेस्ड 1000 राइट शेयर्स at ₹100 each, sorry, of ₹100 each at ₹105 on 30 June. Directors also announced a dividend of 10% for financial year 16-17. बच्चों, डेट ऑफ राइट शेयर्स परचेस कब है? 30 जून 17। और आपको डिविडेंड कौन से साल का बांटा जा रहा है? 16-17, यानी डेट से पहले के अकाउंटिंग ईयर का। यानी प्रॉफिट कमाया था तब ये शेयर्स एग्जिस्टेंस में थे क्या? नहीं। तो वेदर राइट शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दिस डिविडेंड? आंसर इज नो। बट बच्चों मान लो 17-18 में, 16-17 में परचेस कब का है? 17-18 में है, बराबर है कि नहीं? परचेस 17-18 का है और प्रॉफिट भी 17-18 का ही बांटा जा रहा है, तो क्या राइट शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज यस। ये सेम लाइक बोनस शेयर्स, ठीक है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। चलो, और एक एग्जांपल है यहां पे, आप बताओगे। हाँ बच्चों, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, ये आपके मॉड्यूल का एग्जांपल है, ऑन कम राइट बेसिस फॉर ₹50,000। समझे? ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्स एन ऑफर ऑफ राइट टू एक्वायर फ्रेश शेयर्स इन द कंपनी इन प्रपोर्शन ऑफ 1:1 एट ₹110 ईच। ओके, तो 200 शेयर्स ऑलरेडी है, 200 और खरीदने का मौका है। तो 200 शेयर्स खरीदता हूं तो कितने में पड़ जाएंगे? 200 शेयर्स खरीदता हूं तो ₹110 का एक मिलेगा, 1:1 है ना। तो 200 शेयर्स आपके पास है ऑलरेडी, जो आपने कौन से बेसिस पे एक्वायर किए थे? ओरिजिनली
कम राइट बेसिस पे, यानी आपने राइट शेयर अनाउंसमेंट हो जाने के बाद ही खरीदा था। चलो खैर 200 शेयर्स ओरिजिनल है मेरे पास, और अभी मुझे 200 शेयर्स राइट में खरीदने का मौका मिल रहा है। कितने रुपए में? 110 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो मैं 22,000 रुपये दूंगा तो मुझे कितने शेयर्स मिल जाएंगे? और 200 मिल जाएंगे। मान लो मैंने खरीद लिए तो क्या इफेक्ट होगा? ये 22,000 रुपये की परचेस की एंट्री कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी 200 शेयर्स के लिए कितने रुपए दिए थे? 50,000। और नए 200 शेयर्स खरीदे उसके लिए कितने रुपए दिए? 22,000। तो बच्चों टोटल 400 शेयर्स का भाव कितना हुआ? 72,000। तो बच्चों 72,000 रुपए दिए और 400 शेयर्स मुझे मिल गए, यानी एक शेयर मेरे को कितने में पड़ा? 180 रुपीज एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। समझे गए बच्चों? परचेस किया तो इफ एक्स सब्सक्राइब फॉर द राइट इशू दिस विल बी द टोटल कॉस्ट 72,000। ये बात एकदम आसान है। बट अगर एक्स ने सब्सक्राइब नहीं किया बल्कि ये राइट्स बेच दिए, कितने रुपए में? 15,000 रुपए में। ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है? आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट मार्केट प्राइस कितने पे आया। ठीक है, द एक्स राइट मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स कितना है? देखो जरा, दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। द एक्स राइट मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स बॉट बाय एक्स इमीडिएटली आफ्टर द राइट फॉल्स टू ₹40,000। आप बताइए एक्स राइट वैल्यू कितना घट गया? 40,000 पे आ गया। ओरिजिनल शेयर्स खरीदे कितने में थे? 50,000 में। तो बच्चों उसकी एक्स राइट वैल्यू कितने पे आ गई? 40,000 पे, यानी घटाव कितने का है? 10,000। 10,000 रुपए से घट रहा है। ओके, आपको प्रीमियम कितना मिला है? 15,000। तो टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल, यानी 10,000 रुपए कहाँ पे क्रेडिट होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो। ओरिजिनल शेयर्स हमने कम राइट पे एक्वायर किए और मार्केट वैल्यू 10,000 से घट रहा है, तो 10,000 तक का इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा, ऊपर का 5,000 P&L को क्रेडिट करूंगा। इज इट राइट? सो इन दिस केस आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ ₹15,000 10,000 विल बी अप्लाइड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट टू द मार्केट वैल्यू। अब ये लिखा कॉम्प्लिकेटेड करके, मतलब 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दूंगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अभी पहले खरीदा था तब कितने में डेबिट हुआ था? 50 से। अब 10,000 क्रेडिट कर दूंगा तो बचेगा कितना बैलेंस? 40,000 रुपए पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ। एंड ₹5,000 वुड बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ऐसे एग्जांपल आएंगे 5 मार्क के लिए, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आना है तो। क्लियर है क्या बच्चों? फाइन। तो बस एक पॉइंट बाकी है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैं आखिर में 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। शैल वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन? 3 मिनट रह गया क्या? बड़ा अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हो। बस करते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली एग्जांपल के साथ शुरू करेंगे। लेकिन आज का 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो दोनों के दोनों करके आओगे, प्लस राइट शेयर्स की पूरी थ्योरी पढ़ के आओगे। थोड़ा सा राइट शेयर सेंसिटिव मैटर लगता है आपको क्योंकि आपकी पढ़ाई ज्यादा नहीं है। एक बार उसको अच्छे से समझ लो, इट इज वेरी वेरी इजी, नथिंग हार्ड इन दैट। ओके, तो आज आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है, घर जाके पढ़िए। ओके, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।